Good evening to all my dear students. Today we are going to discuss next 17 question in which you have to answer 10 to 20 words. In previous video we have discussed first 17 question. So today's question number 18 is किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्यों होता है। ये पूछ रहा है कि जो सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध होता है वो क्यों होता है। इसका कारण ये है कि सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य यूज करते हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह के अंदर अवरोध उत्पन्न करता है, एक बाधा उत्पन्न करता है। उसी के कारण जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो किसके कारण होता है, विद्युत अपघट्य के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव मापी में तांबे के तार का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता। ये क्वेश्चन हमने जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके अंदर भी हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। उसके अंदर ये पूछा गया था कि जो विभव मापी के अंदर जो तार बनी होती है वो किस मिश्र धातु की बनी होती है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले मैं दोबारा रिव्यू करवा देता हूँ एक बार कि जो विभव मापी के अंदर जो मुख्यतः तारें बनी होती है वो मैग्नीन, यूरेका या कांस्टेंट जैसी मिश्रित धातुओं की बनी होती है। ठीक है, उसमें एक ही कंडीशन है, क्या होना चाहिए, जो मिश्रित धातुएं होती है उनका क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध तो अधिक होता है परंतु जो इनका प्रतिरोधक का ताप गुणांक होता है वो कम होता है। ठीक है, अभी जो आज जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि तांबे के तार का प्रयोग क्यों नहीं करते, क्योंकि तांबा एक अच्छा चालक है। ठीक है, तांबा एक धातु है, शुद्ध धातु है, तो इसका क्या होगा, ताप गुणांक जो होगा वो अधिक होगा और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसका कम होता है, इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं करते। हम उनका प्रयोग करते हैं जिनका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक हो और ताप गुणांक कम हो। ठीक है, तो ये इसमें अंदर जो तांबे के अंदर होते हैं ये उल्टे होते हैं, इसलिए तांबे के अंदर इसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि थोड़े बहुत ताप के अंदर वेरिएशन के कारण जो उसका जो प्रतिरोध है वो बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव मापी का अंश शोधन किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो जैसे किसी वोल्ट मीटर से हम वोल्टा मापते हैं और एमीटर से हम धारा मापते हैं। ठीक है, तो हम उसकी जांच करते हैं कि जो एमीटर ने या वोल्ट मीटर ने जो धारा या वोल्टता जो मापी है वो पाठ्यांक सही है या नहीं है। किसका प्रयोग करते हैं इसके लिए, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं विभव मापी का, उसको कहते हैं अंश शोधन की प्रक्रिया। ठीक है, तो किसी वोल्ट मीटर अथवा एमीटर द्वारा मापे गए जो क्रमश वोल्टता अथवा जो धारा के जो मान हैं उसकी जांच किसी विभव मापी से करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर एवं एम मीटर का अंश शोधन कहते हैं। यह विभव मापी की सहायता से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां किसे कहते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये छोटे क्वेश्चन, इसके अंदर आपको जो आंसर देना है 10 से 20 शब्दों के अंदर ही देना है। ठीक है, तो हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां क्या होती है, दो समकक्ष कुंडलियां होती है, मतलब जिनके अक्ष समान होती है, वर्ताकार होती है, और जो दो कुंडलियां होती है, एक सेकंड, मान लो ये है आपकी पहली कुंडली, एक सेकंड, ओके, हाँ, ये है मान लो आपकी पहली कुंडली और ये है आपकी दूसरी कुंडली। ठीक है, इन दोनों कुंडलियों की त्रिज्याएं वगैरह क्या होती है, समान होती है। दोनों कुंडलियों की त्रिज्याएं होती है समान, जो और इनके जो केंद्र के मध्य दूरी होती है वो इनकी त्रिज्या के बराबर होती है। ठीक है, और जो इनके मध्य बिंदु के अंदर, दोनों के मध्य बिंदु के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो एक समान होती है। इसलिए हेल्महोल्ट्ज कुंडली का एक उपयोग भी याद रखना है, इसका उपयोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कितना होता है इनके मध्य चुंबकीय क्षेत्र, इनके मध्य चुंबकीय क्षेत्र होता है B = 1.432 इंटू बी सेंटर, मतलब जो इनके केंद्र के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसका 1.432 गुना होता है। ठीक है, तो ये होती है हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां, दो समाक्षीय तथा समान वर्ताकार कुंडलियां जिनके केंद्रों के मध्य दूरी कितनी हो, उनकी त्रिज्या के समान हो तथा
इनके अंदर समान धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। इन्हें हम हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां कहते हैं और इनका उपयोग याद रखना है। आ जाए तो क्वेश्चन अलग से, क्या काम होता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में V वेग से प्रवेश करता है, तो इस पर कार्यरत बल का मान क्या होगा? तो इसके ऊपर जो लगने वाला बल होगा वो किसके बराबर होगा? या तो आप लिख सकते हो वेक्टर के रूप में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो F वेक्टर इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, और परिमाण के रूप में लिखना है तो लिख सकते हो F इज इक्वल टू B क्यू V साइन थीटा। जो चुंबकीय बल लगता है वो ये होता है इनके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो बाएं हाथ का नियम ये बताया गया, देखो इधर से, ठीक है। ये एक सेकंड, ये हाथ देखिए आप, इसके अंदर जो इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, जिसको तर्जनी बोलते हैं, वो यदि हो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अंदर, और जो मध्यमा जिसको मिड फिंगर बोलते हैं वो हो यदि धारा I की दिशा में, तो जो आपका अंगूठा होगा वो किसकी दिशा में होगा? वो बल की दिशा, चालक के ऊपर जो लगने वाला बल होगा उसकी दिशा व्यक्त करेगा। ये तीनों किस में होने चाहिए? 90 डिग्री पर होने चाहिए, मतलब एक दूसरे पर परस्पर लंबवत होने चाहिए। ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारामापी का दक्षतांक किसे कहते हैं? धारामापी के एकांक विक्षेप के लिए, मतलब उसका एक खाने के अंदर विक्षेप हो जाए। धारामापी के अंदर बहुत सारे खाने होंगे ना, मान लो पहले सुई है जो धारामापी के अंदर इस पॉइंट पर है, 0 पर है, ओके, क्योंकि दोनों तरफ समान खाने होते हैं। तो एक खाने के अंदर मान लो अब सुई विक्षेपित होकर यहां पर आ गई, तो इस एक खाना में जो जितना विक्षेप हुआ इसके लिए कितनी धारा चाहिए, उसको बोलते हैं धारामापी का दक्षतांक, ठीक है। धारामापी के एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा के जो मान को क्या कहते हैं? धारामापी का दक्षतांक कहते हैं। और इसको x से व्यक्त करते हैं। x इज इक्वल टू होता है I बटा फाई। I है आवश्यक धारा और जो फाई है वो डिफ्लेक्शन है, कि कितने एंगल के ऊपर डिफ्लेक्शन इसकी हो गई। मान लो पहले यहाँ है तो फिर यहाँ हुई, ये कितना डिफ्लेक्शन हुआ, ये एंगल है फाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, ऊपर वाले से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। धारामापी की सुग्राहिता व दक्षतांक में क्या संबंध है? छोटा सा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं जो क्वेश्चन बैंक के आपको करने हैं। जो धारामापी का जो दक्षतांक होता है वो सुग्राहिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बस, ठीक है। मतलब कि x इज इक्वल टू होता है 1 बटा SI। यहां पे जो SI है वो है सुग्राहिता, और ये किसके बराबर होता है? x, ये अभी ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर ही किया है, I बटा फाई के बराबर होता है। धारामापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कर इसका मात्रक लिखें। अब सेम ही क्वेश्चन, धारामापी की धारा सुग्राहिता की परिभाषा लिखनी है। धारामापी में एकांक धारा का जो मान होता है उससे प्राप्त विक्षेप को धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। मतलब कि यदि आप में मान लो कि एक धारामापी है, उसके अंदर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर कितना डिफ्लेक्शन होता है, एकांक धारा प्रवाहित करने पर कितने खाने जो है वो पर, मतलब जो सुई है आ जाती है डिफ्लेक्ट होकर, उसको बोलते हैं धारामापी की सुग्राहिता। और इसका मात्रक डिवीजन पर एम्पियर, डिवीजन होते हैं खाने, भाग, ठीक है। जैसे मान लो ये है आपके, ये भाग है, जो इसके ये भाग है, ठीक है, और सुई आपकी मान लो यहाँ पर है, तो एकांक धारा प्रवाहित करने पर मान लो सुई डिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ जाती है, तो कितने खाने डिफ्लेक्ट हुए? 1, ये पहला 1 माना जाए क्योंकि पहला खाना 0 होता है, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, तो ठीक है, 3 खानों पर आ गई है सुई, ठीक है। तो एकांक धारा प्रवाहित करने पर एकांक धारा के मान से जो प्राप्त विक्षेपों की संख्या होती है उसको बोलते हैं धारामापी की सुग्राहिता। इसका मात्रक होता है डिवीजन पर एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारामापी को एमीटर में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है? छोटा सा क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चनों के अंदर भी डिस्कस किया है, जो पिछले वाली वीडियो आप उसको ध्यान से देखें। शंट प्रतिरोध लगाते हैं, किस क्रम में लगाते हैं? समांतर क्रम में लगाते हैं धारामापी के। शंट प्रतिरोध क्या होता है? अति छोटे अल्पमान का प्रतिरोध जो होता है उसको बोलते हैं शंट प्रतिरोध। उस धारामापी के समांतर क्रम में लगाएंगे, वो एमीटर में बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलना है तो आप क्या करेंगे?
यदि आपने धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलना है तो उच्च मान का प्रतिरोध लगाना है, याद रखना। ये एमीटर में बदलने के लिए अल्प मान का और वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उच्च मान का प्रतिरोध लगाते हैं। और किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक है, तो ये बदल जाएगा धारामापी वोल्ट मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर का नियम लिखिए। क्या कहता है भाई एम्पियर का नियम? एम्पियर का नियम कहता है निर्वात अथवा वायु के अंदर किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, जिसको परिसंचरण भी कहते हैं, याद रखना। ये निर्वात अथवा वायु में किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, जिसको क्या कहते हैं? परिसंचरण भी कहते हैं। निर्वात की चुंबकशीलता तथा उस जो क्षेत्र से जो पार करने वाली समस्त धाराओं का योग, इन दोनों का हमने करना है गुणनफल, उसके बराबर होता है एम्पियर का नियम। मैथमेटिकल भी याद रखना है, किसके बराबर होता है? बी डॉट डीएल का क्लोज इंटीग्रल म्यू नॉट और गुणा उस क्षेत्र से पार करने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर। इन दोनों की करनी है गुणा, इनके बराबर होता है। बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट क्रॉस समीशन ऑफ आई। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना इसको। निर्वात अथवा वायु में किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, निर्वात की चुंबकशीलता जिसको प्रदर्शित करते हैं म्यू नॉट से, तथा उस पथ से परिबद्ध जो क्षेत्रफल है उसको पार करने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग का गुणनफल, इन दोनों का करना है गुणनफल। किस किस का? म्यू नॉट का और आई का, इसके बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, परिनलिका किसे कहते हैं? ठीक है, तो परिनलिका क्या होती है? जैसे ये चित्र में बनाया गया एक परिनलिका है, इसके अंदर जो ये परिनलिका है ये बेलनाकार है, कागज की या गत्ते की या फिर प्लास्टिक की, किसी की बना सकते हो, कुचालक माध्यम होना चाहिए। उसके ऊपर हमने ये क्या लपेटे हैं? उसके ऊपर हमने ये लपेटे हैं तांबे की विद्युत रोधी तार। ठीक है, और एक और खास बात इसकी क्या होती है? परिनलिका की जो लंबाई है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इसकी जो बेलन की जो त्रिज्या है उसके मुकाबले। ठीक है, तो ये होती है परिनलिका। छोटा सा क्वेश्चन था, चित्र के साथ पूरा कंप्लीट बना देना जो मैंने यहाँ पे लिखा है। जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं वो आपको मैंने इस तरीके से लिखे हैं कि आपको एग्जाम के अंदर भी ऐसा ही आंसर लिखना है, तभी आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। पृथ्वी की सतह पर नतिकोण का मान 90 डिग्री कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर होता है। ऑप्शन वाले के अंदर भी ऐसा हमने एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, नतिकोण अलग से आ जाए तो आपको डेफिनेशन भी याद कर लो, यहीं पर पहले भी बताइए आपको। नतिकोण क्या होता है? स्वतंत्रता पूर्वक एक चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्वीय केंद्र से, ठीक है, मान लो ये चुंबकीय सुई है एक, तो इसका गुरुत्वीय केंद्र ये होगा, यहां से आपने इसको लटकाना है। ठीक है, तो क्या होगा? चुंबकीय यामयोत्र में पृथ्वी के जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है तथा क्षैतिज के साथ मध्य बनने वाला जो कोण है, ठीक है, उस कोण को कहते हैं नतिकोण। ठीक है, तो ये चुंबकीय सुई है थोड़ी झुक जाएगी ना, तो इस कोण को कहेंगे हम नतिकोण। ये तो हो गया क्षैतिज और ये हो गया परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का घटक, इसके साथ जो एंगल बना ये थीटा, इसको बोलते हैं नतिकोण। अच्छे से डेफिनेशन याद करनी है। स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्व क्षेत्र से चुंबकीय सुई लटकाने पर चुंबकीय यामयोत्र में पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज के मध्य बनने वाले कोण को कहते हैं नतिकोण। और अलग से क्वेश्चन आ जाए तो ये मान भी याद रखना, जैसे एक इसमें आया है, इसका मान जो अधिकतम होता है ध्रुवों पर होता है 90 डिग्री। मतलब ध्रुवों पर जो सुई है आपकी विषुवत रेखा पर, मान लो सुई आपकी इस प्रकार है, तो ध्रुवों पर ऐसे हो जाएगी, क्षैतिज के साथ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा ऐसे। ठीक है, और विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम, मतलब 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय पारगम्यता से क्या अभिप्राय है? तो इजी सी डेफिनेशन है, ये बहुत ही सरल है। किसी माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुजरने की क्षमता को बोलते हैं चुंबकीय पारगम्यता, या इसको चुंबकशीलता भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको कैसे व्यक्त करते हैं? म्यू इज इक्वल टू होता है B/H। ठीक है, तो ये म्यू आया है माध्यम की चुंबकशीलता, किसके बराबर होता है? B वेक्टर बटा H वेक्टर। यहां पे जो B वेक्टर है वो है चुंबकीय क्षेत्र और जो H वेक्टर है वो है चुंबकन क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र। ओके, ये है पारगम्यता।
धारणशीलता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं शॉर्ट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसके अंदर। एक बार दोबारा बता देता हूं। तो धारणशीलता क्या होती है, किसी चुंबकीय पदार्थ में बाह्य चुंबकीय तीव्रता हटाने पर, मान लीजिए आपने कोई एक ये चुंबकीय पदार्थ है, आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दिया, ठीक है, और बाद में आपने वो चुंबकीय जो बाह्य चुंबकीय तीव्रता उसको शून्य कर दिया, तो भी इसके अंदर कुछ क्या हो जाएंगे, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएंगे इस पदार्थ के अंदर, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर शून्य नहीं होंगे, ठीक है। तो इस जो ये शेष चुंबकत्व रह जाता है इसको बोलते हैं अवशेष चुंबकत्व, और जो मटेरियल का जो ऐसी प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं धारणशीलता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडेज लास्ट क्वेश्चन, माध्यम की पारगम्यता एवं चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध लिखिए। ये भी क्वेश्चन हमने किया है, थोड़ा सावधानी से करना इसको। यहां पे जो पूछा गया है माध्यम की पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है। हमने जो किया था वो हमने ये किया था आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति के अंदर संबंध किया था, ठीक है। तो जो आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता होती है वो क्या होती है, म्यू आर, आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता जिसको बोलते हैं, वो होती है किसके इक्वल, 1 प्लस चाई के इक्वल, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है माध्यम की पारगम्यता एवं चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो माध्यम की पारगम्यता होती है वो किसके बराबर होती है, जो आपेक्षिक पारगम्यता होती है म्यू आर, वो किसके बराबर होती है, माध्यम की पारगम्यता बटा निर्वात की पारगम्यता। ये है माध्यम की पारगम्यता, ये है निर्वात की पारगम्यता, ठीक है। तो उसके बराबर होती है, या फिर इसको बोलते हैं माध्यम की चुंबकशीलता अथवा निर्वात की चुंबकशीलता, इसके बराबर भी कह सकते हैं। तो ये मैंने मान रख दिया, ये हो गया। तो अब निकालना, क्योंकि मेरे को निकालना है माध्यम की पारगम्यता, मतलब म्यू का मान निकालना है, तो म्यू किसके बराबर हुआ, म्यू इज इक्वल टू हुआ म्यू नॉट 1 प्लस चाई, ठीक है। तो ये आप चाहो तो दोबारा कर सकते हैं, ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता किसके बराबर होती है, माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता बटा निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता। म्यू आर इज इक्वल टू होता है किसके इक्वल, म्यू बटा म्यू नॉट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको बड़े ध्यान से करना है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति में नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है माध्यम की पारगम्यता एवं चुंबकीय प्रवृत्ति में क्या होता है। तो यदि आपेक्षिक पूछता तो हम सिर्फ इतना लिख देते, माध्यम का पूछा है तो आप या तो ये डायरेक्ट याद रख लें, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, कौन से वाला, ये वाला, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई। नहीं तो आप ये याद रखें, फिर आप कंसेप्ट सारा याद रखना चाहिए, ठीक है। म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई, तो म्यू आर किसके बराबर होता है, म्यू आर इज इक्वल टू होता है माध्यम बटा निर्वात। तो मेरे को माध्यम का निकालना है, तो ये म्यू नोट इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो बन जाएगा म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट प्लस चाई। ओके, तो इस प्रकार आपके ये 34 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 34 क्वेश्चन और बाकी रहे, वो हम आने वाले 1-2 वीडियो के अंदर पूरा मैं करवाने का प्रयास करूंगा। आपने वीडियो ध्यान से देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो PDF फाइल है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।